कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम स्लैब कब कहते थे? जब इंसिडेंट सरफेस इमर्जेंट सरफेस दोनों पैरेलल था। नहीं, अगर दोनों सरफेस पैरेलल नहीं है तो उनको कहते थे प्रिज्म, और वो दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल है उसको कहते थे एंगल ऑफ प्रिज्म। अब लेंस किसको कहेंगे? व्हाट इज ए लेंस? हम सारा कुछ लिखेंगे, लेकिन आपको सारा चीज लिखने का कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज ए लेंस, ठीक है? आपकी जानकारी के लिए क्या हुआ, एटलीस्ट one of the surface मतलब कौन सा सरफेसेस? इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस में से वन ऑफ द सरफेसेस, इंसिडेंट और इमर्जेंट दोनों को, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट सरफेस जो था, one of the surfaces is a chord one, तो हम इसको कहेंगे लेंस। हर चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं, जान लो। कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज ए लेंस, ऐसे नहीं पूछेगा व्हाट इज ए स्लैब, व्हाट इज ए प्रिज्म, कोई नहीं पूछेगा। समझ लो मेरा काम है लिखना, मैं लिख रहा हूं, आपको सारा चीज नहीं लिखना है। तो दो सरफेस में से कोई एक सरफेस, कम से कम एक सरफेस, एटलीस्ट वन सरफेस इज कॉर्ड, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? लेंस है। एटलीस्ट वन सरफेस इज कॉर्ड वन, तो हम कहेंगे ये लेंस है। दो सरफेस होगा तब भी लेंस है। एंड खत्म नहीं हुआ, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ the two surfaces is different, तो एटलीस्ट वन सरफेस कॉर्ड होना चाहिए, दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दूसरे से अलग होना जरूरी है, तभी हम इसको कहेंगे लेंस। तो कैसे नेमिंग करते हैं? नेमिंग ऑफ लेंस कैसे होता है? द सरफेस with greater radius of curvature is used as prefix। क्या मतलब हुआ? दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उसको प्रीफिक्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं आपको कोई एक सरफेस देता हूं ऐसा, सपोजिंग ये कोई एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, दोनों में से एक सरफेस कॉर्ड है। कम से कम एक सरफेस कॉर्ड है, दोनों सरफेस कॉर्ड होने से भी चलेगा, एक सरफेस कॉर्ड होने से भी चलेगा। तो ये हो गया लेंस। अच्छा, ये अगर लेंस से नाम क्या पड़ेगा? दो सरफेस में से ये सरफेस का कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कोई एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मालूम है, ये रेडियस है। तो दूसरे सरफेस का क्या है? इसका तो कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका क्या है? कोई प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन सरफेस? जैसे कोई एक कर्व है, इसका रेडियस क्या है? आपको पूछा गया यहाँ पर रेडियस क्या है, तो इसके अगल बगल में आसपास में दो पॉइंट लीजिए, दो टेंजेंट ड्रॉ करिए, वो टेंजेंट को नॉर्मल ड्रॉ करिए, वो दोनों नॉर्मल जहां पर कट करेंगे दैट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट एंड दिस इज द रेडियस। सिमिलरली अगर ये प्लेन सरफेस का रेडियस पता करना है, दो पॉइंट लीजिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए, नॉर्मल ड्रॉ करिए, अरे ये दोनों तो पैरेलल हो गए, कहाँ मिलेंगे? टू पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। इसका मतलब रेडियस हो गया इनफाइनाइट। कोई प्लेन सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट है, तो आपको हो गए इसका रेडियस इनफाइनाइट है और इसका रेडियस r है, तो नाम क्या पड़ेगा? जो ज्यादा रेडियस कर्वेचर है उसका नाम पहले आएगा। क्या है वो? प्लेन। तो हम कहेंगे इट इज प्लानो, इट इज प्लानो। फिर इधर वाला सरफेस क्या है? ये कन्वेक्स दिख रहा है, प्लानो कन्वेक्स। समझ में आया? सिमिलरली सपोज हम कहेंगे हमारे पास ये कोई एक
ऐसा शेप का लेंस है जो दिखने में कुछ इस किस्म का है, ठीक है, ये ऐसा है। हाँ, थोड़ा सा फिगर बढ़िया से ड्रॉ करूं। सपोज हम कहेंगे ये एक सरफेस है और ये कोई दूसरा सरफेस है। देखो तो आपका ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है उसका रेडियस कुछ कम दिख रहा है, जबकि ये जो सरफेस है इसका रेडियस कुछ ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? तो आप कहोगे यहाँ पर कौन सा सरफेस का रेडियस ज्यादा है? ये वाला सरफेस का रेडियस ज्यादा है, ये वाला सरफेस का रेडियस ज्यादा है। आप कहोगे ये वाला सरफेस का रेडियस R2, ये रेडियस R1, R2 इज मोर देन R1। ये कौन सा सरफेस है? कन्वेक्स। तो हम कहेंगे इट इज कन्वेक्सो। और ये वाला सरफेस क्या है? कनकेव। कनकेव। क्या बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? कैसे नेमिंग हो रहा है? ये प्लानो कन्वेक्स हो गया, ये कनकेवो कन्वेक्स हो गया, कन्वेक्सो कनकेव हो गया। अगर आपको सचमुच समझ में आ रहा है, क्या बता सकते हो इसके नाम क्या पड़ेगा? ये सरफेस प्लेन है और ये सरफेस ऐसा है, तो क्या पड़ेगा नाम? इट विल बी प्लानो। ये वाला कनकेव है, कनकेव। तो नाम से आपको लेंस पता चलना चाहिए। वो सिंपली पूछेंगे प्लानो कनकेव लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वेक्सो कनकेव इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कनकेवो कन्वेक्स इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कनकेवो कन्वर्स। चलिए देखते हैं, पहले नाम लिखता हूं फिर लेंस बनाएंगे। कनकेवो कन्वेक्स। तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कनकेव सरफेस का रेडियस ज्यादा रहना चाहिए और कन्वेक्स सरफेस का रेडियस कम होना चाहिए। ये ऐसे, जो कन्वेक्स सरफेस है उसका रेडियस कम दिख रहा है, जो कनकेव सरफेस है उसका रेडियस ज्यादा दिख रहा है। तो कनकेवो कन्वेक्स। आई होप नोमेनक्लेचर इज अंडरस्टूड। ठीक है। अभी कोई लेंस को बेसिकली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हुआ कन्वर्जिंग और एक हुआ डाइवर्जिंग। क्या है? सोचो कि हमारे पास ऐसा कोई लेंस है, अगर दोनों तरफ का रेडियस बराबर है, दोनों तरफ का सरफेस भी बराबर है, तो हम कहेंगे इट इज बाई कन्वेक्स और से इट इज बाई कनकेव। ऐसा। अब इसको हम चाहे तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं। ध्यान रहे कि हमारे कोर्स में जो लेंस है दे आर ऑल थिन लेंसेस। क्यों थिन लेंसेस? हम आएंगे असम्पशन में। इसका थिकनेस काफी कम है। थिन लेंसेस, थिन लेंसेस नहीं होगा तो क्या तकलीफ होगा, वो सारा चीज देखेंगे। आराम से देखो, मजे से देखो, सब चीज का नोट मत बनाओ। मेडिकल वाले बैठे हो तो आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो लेंस है, क्या मैं इसको कुछ ऐसे कंसीडर कर सकता हूं? देखो तो, आई कैन कंसीडर दिस एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए थिन प्रिज्म, a thin slab and another thin prism। अभी इसमें अगर कोई रे आता है, सपोज यहाँ पे कोई रे आया, यहाँ पे कोई रे आया ऐसे, तो क्या होगा? हम जानते हैं कि इनके सब प्रिज्म द रेज डेविएट टुवर्ड्स द बेस। अब ये क्या होगा? ये प्रिज्म से जाएगा तो ये इधर से जैसे आएगा इट विल डेविएट टुवर्ड्स द बेस, ये इधर से आएगा तो इट विल डेविएट टुवर्ड्स द बेस। So they are meeting somewhere here. तो ऐसे the rays are converging. This is converging lens. क्या बात समझ में आया? Similarly, in the other case, आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये समझ में आ चुका है, ये हो गया छोटा लेंस, converging lens। Similarly, अगर मैं चाहूँ तो ये diverging लेंस को भी कुछ मैं ऐसे समझ सकता हूँ। कैसे? I can say here is a prism, here is a thin slab and here is another prism। Now you think, अगर दो रे इसमें आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसमें? The rays will diverge towards the base। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई रे ऐसे आया, कोई रे ऐसे आया तो it will bend away from the line like this। They are diverging lens।
So when it is a biconvex lens or biconcave lens, well, we know whether they are converging or diverging. बढ़िया, लेकिन इन जनरल कैसे पता करेंगे कौन कन्वर्जिंग है कौन डाइवर्जिंग है? सर पता करने के लिए पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा, बोलेगा कि कोई प्लानो कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है? कोई कनकेव हो कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तब जरूरत पड़ेगा। तो यू मस्ट नो वेदर दे आर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग कब होता है? इन जनरल हम लोग तो अभी ढेर सारे लेंसेज देखे, ये सारा जो लेंस थे डिफरेंट टाइप का और भी बहुत सारे किस्म के बन सकते हैं। तो ये सब कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? देखो यहाँ पर दो सरफेस है, एक है इंसिडेंट सरफेस, एक है इमर्जेंट सरफेस। दोनों सरफेस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा, नहीं करते हैं तो डाइवर्जिंग लेंस कहलाएगा। जैसे इसमें ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, दोनों सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये बन गया कन्वर्जिंग। समझ में आया? यहाँ पर ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये दोनों तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बन गया डाइवर्जिंग। ये ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बन गया कन्वर्जिंग। ये देखो कन्वेक्सो कनकेव, तो ये बन गया, इसका रेडियस ज्यादा था, ये अंदर से ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर से ऐसे जाएगा, तो आपको हो गया, ये हो गया डाइवर्जिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ध्यान रखना बेटा, सॉफिक्स में जो है वो डिसाइड करेगा। कन्वेक्सो कनकेव तो क्या हो गया? डाइवर्जिंग, क्योंकि कनकेव है। ठीक है। प्लानो कन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग, प्लानो कनकेव डाइवर्जिंग। सॉफिक्स में प्रीफिक्स देगा, हायर रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम से बनेगा। सॉफिक्स विल डिसाइड वेदर इट इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या? इफ इंसिडेंट सरफेस and emergent surface intersect upon extension, then lens is converging. If they do not intersect, then it is diverging. If not, the lens is diverging. जैसे मैं अगर आपको कोई एक सरफेस देता हूं ऐसा वाला, तो आप क्या कहोगे? ये कोई एक सरफेस है ऐसा, और ये कोई एक सरफेस है ऐसा, ये कौन सा बनेगा, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? देखो ये एक सरफेस हुआ ऐसे, ये एक सरफेस हुआ ऐसे, ये दोनों सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? डाइवर्जिंग। नाम क्या पड़ेगा? कन्वेक्सो कनकेवो, कन्वेक्सो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव, क्योंकि ये कन्वेक्स सरफेस है। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, सपोज हमारे पास एक सरफेस है ऐसा, और जो दूसरा सरफेस है वो कुछ ऐसा, अब क्या ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा, ये इसका अंदर वाले का ये बनेगा स्फीयर, बाहर वाले का ये बनेगा स्फीयर। ऐसा है, दोनों का रेडियस आपको बराबर दिख रहा है, ये ऐसा है, दे आर इंटरसेक्टिंग अपॉन एक्सटेंशन। क्या इसको हम कन्वर्जिंग कहेंगे? नहीं। मैं पहला रूल को फिर से याद दिलाता हूँ। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम whose one of the surfaces out of emerging and incident surfaces is curved, at least one surface is curved, and radius of curvature of two surfaces are different. देखो तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, तो आप कहोगे दिस इज नॉट ए लेंस, ये लेंस ही नहीं है, क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। इधर भी R1 और R2 दोनों बराबर है, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, तो आपको होगी इट इज नॉट ए लेंस।
R1 इज इक्वल टू R2। तो ये बन गया क्वेश्चन CBSE वालों के लिए। कोई सनग्लास का सरफेस कर्व रहता है, उसके बावजूद उसमें पावर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कोई सनग्लास का सरफेस कर्व रहता है लेकिन उसमें पावर नहीं रहता है। अच्छी कंपनी के जाओगे, रेवन वगैरह का जाओगे, तो उसमें कॉर्ड लेंस तो कॉर्ड ग्लास तो मिलेगा, लेकिन इसमें पावर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि पूरा माइन्यूटली प्रिसाइजली इसको डिजाइन किया जाता है कि दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। तो आपको उसमें पावर नहीं होगा। जितना देर आँख पहुँचो, आँख में पहनो, वो आपको तकलीफ नहीं देने वाला, बिकॉज इसमें कोई पावर नहीं है। इट इज नॉट ए लेंस। तो ये CBSE वालों का क्वेश्चन है, व्हाई ये सनग्लास डज नॉट डेवलप एनी पावर। रीजन इज बोथ द सरफेसेस आर हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक फोकल लेंथ का फॉर्मूला आएगा, वो समथिंग समथिंग इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये आएगा कैसे बताओ? 1/F ऐसे करके आएगा। आगे आगे पढ़ेंगे। दोनों बराबर हो गया, ये 0 हो गया, फोकल लेंथ हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसमें कोई पावर नहीं होता है। पावर 1/F इज इक्वल टू 0, तो पावर 0 होता है। थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप लोगों को होगा, इसलिए मैं उसके सहारे से बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब तक हम लोग समझे व्हाट इज ए लेंस, व्हाट इज ए कन्वर्जिंग लेंस, व्हाट इज ए डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, लेंस में हम लोग ये देखें। नंबर 3 में देखेंगे व्हाट इज फोकस। नहीं बताना चाहिए, फिर भी बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत चीज आपको मालूम होना चाहिए। फोकस क्या है? द पॉइंट on principal axis at which a beam parallel to principal axis converges or appears to converge is called focus. The point on principal axis where a beam parallel to principal axis converges or appears to converge after refraction. After refraction, after passing through lens, passing through lens, converge is called focus. फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो ये किसी पॉइंट में कन्वर्ज करेगा, तो इसको हम कहेंगे फोकस। और ये कोई एक लेंस है, इसमें कोई दो रे आया और ऐसे चला गया, डाइवर्ज कर गया, और ये था प्रिंसिपल एक्सिस। ये डाइवर्जिंग रे को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं, इफ आई एक्सटेंड दिस डाइवर्जिंग रेज, ये रे ये यहाँ पे और ये भी कुछ यहाँ पे, दे आर अपीयरिंग टू कन्वर्ज समवेयर हियर, दिस इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस क्या है? वेयर टू रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after passing through lens either meet or appear to meet. यहाँ पर सचमुच मीट कर रहे हैं तो कहेंगे the focus is real. Here they are appearing to meet, so it is a virtual focus. Anyway, it is called focus. बाद में हम देखेंगे सारी चीजों के बारे में। क्या बातें समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक जितने चीज बताया डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आपको पूछा जाएगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है ताकि आप एग्जाम में कर पाओगे। विल बी एबल टू
हैंडल द न्यूमेरिकल्स। डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जानकारी में होना जरूरी है। इट शुड बी इन योर नॉलेज। ठीक है। अब नेक्स्ट, assumptions made in the lens। इस चैप्टर में हमारा क्या असम्पशन है? ठीक है, पहला हुआ लेंस इज थीन। थीन नहीं हुआ तो क्या होगा? हम जानते हैं कि कोई एक स्लैब में जब कोई लाइट रे ऐसे आता है, ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, फिर ऐसे निकलता है, यू नो देयर इज ए लेटरल शिफ्ट। ये जो लेटरल शिफ्ट था वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये थिकनेस काफी कम हो जाएगा तो डी का वैल्यू आपको याद होगा, इट वाज टी से आर इंटू साइन आई माइनस आर ऐसे करके किए थे, भूल गए होंगे, मैं याद दिला दिया। टी अगर काफी कम हो गया तो ये शिफ्टिंग लेटरल शिफ्ट विल बी ऑलमोस्ट जीरो। तो ये हमारा जो लेंस है, ये लेंस को थीन होना जरूरी है। थीन नहीं होगा तो क्या होगा? मान लो कि ये कोई लेंस है और ये कोई रे ऐसे आ रहा है, ये पार्ट तो इसका स्लैब जैसे काम कर रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर आते आते ये थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। तो ये जो लेटरल शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है उसको इग्नोर करने के लिए थीन लेंस ले रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या ठीक रहेगा? तो उसको लेंस नहीं कहेंगे, लेंस कहेंगे, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला सब हम निकालने वाले वो एप्लीकेबल नहीं होगा। हम जितने सारे फॉर्मूला निकालने वाले हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको थीन होना जरूरी है। क्यों? इसका मतलब हुआ कोई रे अगर इसके सेंटर से जाएगा इट विल गो ऑन डेविएटेड, ऑन शिफ्टेड। ठीक है, such that a ray through center of lens goes on deviated with no lateral shift। थीन होना क्यों चाहिए? मेडिकल वाले थोड़ा ध्यान दो। Why the lens must be thin? To ignore the lateral shift part। समझ में आया? दूसरा हुआ the aperture of lens must be very small। अभी ये स्मॉल इज ऑलवेज ए रिलेटिव क्वांटिटी। यू नो, मैं पूछूंगा ये पेन छोटा है कि बड़ा है, आप बोलोगे, क्या बोलोगे इसके बारे में? अगर मैं कहूँ कि मेरी एज कंपेयर टू माई उंगली बड़ा है, एज कंपेयर टू द रूफ ये छोटा है, तो छोटा बड़ा हरदम कंपैरिजन से होता है। द अपर्चर ऑफ लेंस मस्ट बी वेरी स्मॉल, ये सब कहते हैं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ the two surface। दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर से इसको छोटा होना जरूरी है। छोटा नहीं होगा तो क्या होगा? छोटा नहीं होगा तो क्या होगा? यू विल सी ऑल रेज विल नॉट कन्वर्ज एट द सेम पॉइंट। मतलब अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक लेंस है और यहां से कोई रे आया वो ऐसे कन्वर्ज किया, और यहां से कोई रे आया किसी दूसरी जगह कन्वर्ज करेगा, विल नॉट गेट ए पर्टिकुलर फोकस। इसको कहते हैं अबरेशन। ठीक है, अबरेशन जो आपको इमेज मिलेगा वो थोड़ा ब्लर्ड इमेज मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं अबरेशन कहते हैं। वैसे क्रोमेटिक अबरेशन, नॉन क्रोमेटिक अबरेशन ऐसे होता है। तो ये शार्प इमेज पाने के लिए ये क्या होता है? इसका कर्वेचर छोटा होना, अपर्चर काफी छोटा होना जरूरी है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा असम्पशन क्या है? तीसरा असम्पशन हुआ ऑल इंसिडेंट रेज
पैरेलल और पारा एक्सियल मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल टू पारा एक्सियल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जो इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये सारे आर वेरी स्मॉल। तो नहीं होगा तो क्या होगा सर? नहीं होगा तो कुछ होगा, लेकिन जो होगा वो हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस में नहीं है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो रेज आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। मतलब कितने एंगल कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, लाइक दिस। हम कहेंगे यहाँ पर एक लेंस रखा हुआ है और इसके सामने ये आदमी खड़ा है, बताओ इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो बोलोगे ये आदमी का अरे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया। लेकिन यू सी द एंगल्स, दे आर वेरी लार्ज। ये आदमी का इमेज को इस लेंस में निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो काम में नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये आदमी होगा तो इसके जो एंगल्स बनेंगे वो बहुत ही छोटे बनेंगे, क्योंकि पास पास है, स्मॉल एंगल है। तो हम कहेंगे हाँ इसका इमेज बनेगा, ये आदमी का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट एंगल हैज टू बी वेरी स्मॉल, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे रहना चाहिए। क्या बातें समझ में आया? Yes, sir. Yes, yes, yes. Are very small. ठीक है, ये हो गया assumptions made in the lens। ये सारे assumption के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो path of refracted rays, कोई रे अगर लेंस के अंदर से जाएगा तो उसका पाथ कैसे होगा? कोई नहीं पूछेगा। अभी तक मैं आपको खाली इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बताया हूँ व्हाट इज assumptions इन द लेंस, व्हाट आर द assumptions मेड इन द लेंस। ये हुआ ओनली 1 मार्क या 1.5 मार्क वाला क्वेश्चन। बाकी सारे आपकी जानकारी के लिए। पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, कोई रे अगर किसी लेंस के अंदर से जाएगा उसका पाथ कैसे होगा, थोड़ा जानकारी होना चाहिए। सपोज मैं बात कर रहा हूं कोई एक लेंस का, ये कोई एक लेंस है और ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर इस लेंस से कोई रे ऐसे आता है, ऑब्वियसली इट विल पास थ्रू द फोकस। ये सबको मालूम है, दिस विल पास थ्रू द फोकस, इट विल पास थ्रू द फोकस। जानकारी सबके पास है, फोकस को तो वैसे ही डिफाइन करते हैं। यू विल सी all the rays are passing through focus। दूसरा हुआ कि अगर इसी लेंस में मैं कोई दूसरा रे पास करता हूं थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, ये हो गया सेंटर ऑफ द लेंस। थ्रू द सेंटर अगर कोई रे पास करूंगा तो आप जानते हो कि थीन है और स्लाब है, तो डेविएशन तो नहीं होगा, कुछ लेटरल शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन थिकनेस काफी कम है तो इसमें लेटरल शिफ्ट भी नहीं होगा। कोई रे अगर सेंटर से जा रहा है तो ये इधर बनेगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा चीज मिस कर गया हूं, मैं बताना चाहूंगा। व्हाइल टॉकिंग अबाउट फोकस, मुझे बताना चाहिए था कॉल्ड फोकस। फोकस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए था कि कोई लेंस का आप ये सरफेस को इंसिडेंट सरफेस यूज करोगे तो ये सरफेस इमर्जेंट सरफेस होगा, और ये सरफेस को इंसिडेंट सरफेस करोगे तो ये सरफेस इमर्जेंट सरफेस होगा। अगर लेंस का दोनों तरफ का मीडियम बराबर है तो किसी को भी इंसिडेंट सरफेस लो, किसी को भी इमर्जेंट सरफेस लो, फोकल लेंथ बराबर रहेगा। मतलब अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक प्लानो कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस है, ये रे ऐसे आया और ऐसे फोकस में गिरा, ठीक है, और ये लेंथ को आप फोकल लेंथ कहोगे। सपोज फॉर द सेम प्लानो कनकेव लेंस, सेम प्लानो कनकेव लेंस में अगर यहाँ पर रे को कुछ इधर से पार करवाता हूँ, रे अगर इधर से आया तो ये भी उतने ही दूर पे जाएगा, फोकल लेंथ विल रिमेन सेम, इधर भी और इधर भी फोकल लेंथ विल रिमेन सेम। कब? व्हेन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द लेंस इज सेम, लेंस का दोनों तरफ का मीडियम बराबर है। इसमें से एक को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरे को कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। मैं नहीं कह रहा,
मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, दोनों का लेंथ बराबर मिलेगा। कब? जब दोनों तरफ मीडियम बराबर है। दोनों तरफ मीडियम बराबर है मतलब सपोज ये ग्लास का लेंस है, इधर एयर है, इधर पानी है, तो फिर तो बदल गया केस, थिंग्स विल चेंज। आपका ऐसा केस आएगा नहीं, आपका केस में लेंस का दोनों तरफ मीडियम बराबर ही मिलेगा। तो हम कहेंगे कि व्हेन मीडियम ऑन इधर साइड। आप बोलोगे सर कैसे होगा? आप जैसे बोल दिए हम सुन लिए, बाद में हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा सरफेस को आप इंसिडेंट सरफेस ले रहे हो, कौन सा सरफेस को आप इमर्जेंट सरफेस ले रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। When medium on either side of lens is same, focal lengths are same। ठीक है, क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? कोई तो ये सर बोलो यार। हाँ देखो मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे तो बदनामी हो जाएगा, कोई देखेगा किसको पढ़ा रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्या पढ़ा रहे हैं ऐसे बोलेंगे। बीच बीच में ये सर बोलो, नहीं भी समझ में आया ये सर ऐसे बोलो, वेरी स्मॉल। अच्छा ये असम्पशन हो गया। बात कर रहे थे पाथ ऑफ रे का। कोई रे ऐसे आया तो फोकस से जाएगा, सेंटर से गया तो सीधा चले जाएगा। और बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इतना तो हमें समझ में आता है कि अगर कोई रे ऐसे आके इधर से गया तो इधर से आएगा तो इधर से जाएगा। मतलब अगर मैं कहूं कि ये फोकल लेंथ है, फोकस है, कोई रे अगर इधर से गया तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल गो लाइक दिस। ये तीन चीज हमें समझ में आया। सर जरूरत क्या था इस चीज जानने का? जानने का जरूरत क्या है? Why should we know what is the path of refracted rays? जैसे हम जानते हैं कि where the image is formed at the intersection of reflected rays in case of reflection, where the image is formed at the intersection of refracted rays, है ना? At the intersection of refracted rays जो इमेज बनेगा, जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर बनेगा इमेज। सचमुच इंटरसेक्ट करेंगे तो रियल इमेज। If they appear to intersect after extension, then virtual image। कहने का मतलब है लेंस का कोई भी पोजीशन के लिए अगर मुझे कोई इमेज निकालना है, सपोज ये हो गया कोई हमारा लेंस मोटा सा, जबकि इतना मोटा हमें अलाउड नहीं, पतला कर देते मेरे हाथ में इसको, ये पतला कर दिया, ये है लेंस। ये जो लेंस है इस लेंस में मैं क्या करता हूं, इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखता हूं, से दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के सामने मैं क्या करता हूं, कोई एक ऑब्जेक्ट को लाके रखूंगा इसके ऊपर। सपोज आई कीप एन ऑब्जेक्ट हियर समवेयर। अब ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा? चलो देखते हैं। हम यहां से रेज निकाल के लेंगे, ढेर सारे रे निकल के जा रहे हैं, और वो रे लेंस के थ्रू से पास करने के बाद कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर कहेंगे कि मैं अगर एक रे ऐसे लेता हूं तो ऑब्वियसली इट विल पास थ्रू द फोकस, ऐसे जाएगा। और कोई रे को मैं सीधा ऐसे लेता हूं तो इट गो अनडेविएटेड एंड मीट समवेयर हियर। हमारे ये दोनों एक दूसरे को यहां पर मिले। और अगर मैं कहूं कि कोई एक रे यहां पर थ्रू फोकस जाता है, मान लो कि ये फोकस है, थ्रू फोकस कोई रे जाता है ऐसे, तो गिरने के बाद क्या होगा? थ्रू फोकस अगर जा रहा होगा तो गिरने के बाद आफ्टर पासिंग थ्रू इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। You see all the rays are meeting at a point. Here is the image of the head, and where will be the leg? It will be, foot will be somewhere here. So this is what is the image. जहाँ पर refracted rays intersect करते हैं उसको हम कहेंगे position of image, और सचमुच intersect करते हैं तो real image. They appear to intersect upon extension, you call it virtual image. तो इस केस में जो इमेज बना वो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है?
क्या कहेंगे? रेज आर रियल इंटरसेक्टिंग, सो यू से रियल इमेज। ठीक है, ये हो गई कोई बात। यहाँ पर ये क्या था? एफ, इधर एफ जितना दूर पे, यहाँ पर एफ उतनी दूर पे, सेंटर से गया तो सीधा ऐसे गया, और बाकी चीज आप देख रहे हो। इसका मतलब हुआ इस ऑब्जेक्ट से क्या तीन ही रे निकल रहे हैं? बहुत सारे रे निकल रहे होंगे, लेकिन पता चला कि कोई भी रे आएगा तो वो ऐसे जाएगा। एनी रे कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट विल गो लाइक दिस, ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। लेकिन इनमें से तीन का रास्ता हमें मालूम है, उससे हम लोकेशन ऑफ इमेज निकाल देंगे। लोकेशन ऑफ इमेज निकालने के लिए कितना तो रिफ्रैक्टेड रे चाहिए? दो। किसी भी दो जहां पर मिलेंगे, तीसरा चौथा पांचवा सब वहीं पे ही मिलेंगे। कब? when the assumptions are valid, aperture is small, lens is thin, all incident angles are very small, then only। समझ में? तो ये हो गया आपका लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन इमेज। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द साइन कन्वेंशंस मेड। ठीक है, क्या क्या साइन कन्वेंशन लेते हैं? ये सारी चीज जो है ना स्कूल वाले नहीं पढ़ाएंगे, ये बोल के कि तुम लोग क्लास 10 में तो पढ़े हो। कैसे पता चला? क्योंकि पास किए हो। उनको थोड़ी मालूम है कि रट्टा मारने से भी कोई पास हो जाता है, मालूम है, फिर भी इग्नोर करते हैं। तो इसलिए चीज़ों को नहीं पढ़ाते हैं, सीधे आ जाते हैं लेंस फॉर्मूला वगैरह करने में। मैं फंडामेंटल पे थोड़ा समय दे दिया आपको। साइन कन्वेंशन क्या है? ऑल डिस्टेंसेस, और ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ऑल डिस्प्लेसमेंट्स आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is positive, height of object is positive। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा है। मतलब इस केस में हम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। सर पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है? बिकॉज वी आर मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट्स। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। सम प्लेसेस यू फाइंड डिस्टेंस बोल देते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए कभी पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव होता है। टेकिंग दिस एज ओरिजिन, सी को ओरिजिन लेते हैं, यहाँ से सारा चीज मेजर करते हैं। इधर का हुआ तो हम कहेंगे पॉजिटिव, इधर का हुआ तो नेगेटिव। समझ में आया? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वाई एक्सिस, तो इसको पॉजिटिव, इसका ऑपोजिट को नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ रहेगा तो इमेज इधर रहेगा, तब भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव लेंगे, हाइट को ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव लेंगे, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को पॉजिटिव लेंगे, और सारा डिस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट्स को हम सी से मेजर करेंगे। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक तो छोटा सा देता हूं आइडिया आपको। ये हो गया लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का, और ये बन गया इमेज से 9 सेंटीमीटर का, और इसका ये जो सरफेस है, ये सरफेस का रेडियस है से 60 सेंटीमीटर। इस सरफेस का रेडियस R1 है, R1 इज 60 सेंटीमीटर। ये सरफेस का रेडियस कुछ अलग है, से इट इज 40 सेंटीमीटर। और चलो मानते हैं कि ये डिस्टेंस जो दिया गया आपको, ये डिस्टेंस दिया गया, ये डिस्टेंस है समथिंग लाइक से 40 सेंटीमीटर,
और ये 2 to 40 हो गया, ठीक है। इसको 50 सेंटीमीटर कर देते हैं, जस्ट फॉर कन्वेंशन में बता रहा हूँ। और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो डिस्टेंस है सपोज ये समथिंग लाइक 50 सेंटीमीटर है। बस मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप सचमुच ले सकते हो प्रॉपरली साइन कन्वेंशन को। ऑब्जेक्ट ये है और ये इमेज है, ऑब्वियसली आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ कोई रे ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। अच्छा, तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव क्योंकि दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपको कोई पूछेगा u डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, काफी जगह डिस्टेंस लिखते हैं, चलो डिस्टेंस लिखो चलेगा साइन कन्वेंशन के साथ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हम कहेंगे यहां से मेजर करेंगे, यहां से इधर को 50 सेंटीमीटर मतलब -50 सेंटीमीटर। ये भी 50 लिख दिया हूँ, थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, दोनों बराबर हो जाएगा तो कैसे होगा। ये 7, ये 9 है, ये 4 है, तो इसको अगर हमें 80 लेता हूँ, थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ, 80 है और ये है 180 है, ठीक है, नहीं तो मैच नहीं करेगा। हाँ, तो क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -80 सेंटीमीटर क्योंकि इधर को मेजर कर रहे हैं सी से। इमेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, वो तो इधर को है, सी से मेजर करेंगे, इधर को है तो लिखेंगे +180 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, देखो ये रेडियस है R1, इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ। रेडियस कैसा होगा, ऐसा होगा, ये हो गया रेडियस, ये इधर को सेंटर। तो आप कहोगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 का कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि इधर को है। R2 कितना होगा, इसका सेंटर कुछ इधर को होगा, ये सरफेस का वो इधर को है, तो क्या लिखेंगे -40 सेंटीमीटर। क्या बातें समझ में आ रहा है, साइन कन्वेंशन। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हरदम पॉजिटिव है 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें दिख रहा है कि जो इमेज है उल्टा है, इन्वर्टेड है। हाइट ऑफ इमेज क्या लेना है -9 सेंटीमीटर क्योंकि उल्टा है। क्या साइन कन्वेंशन आपको समझ में आता है? इज इट अंडरस्टूड? कृष्णा समझ में आया? कृष्णा के मुंह में मोती बोल देगी तो कोई गिर जाएगा, गिर जाएगा तो कोई ले जाएगा, तो बोलती नहीं है। हाँ, और किसके मुंह में मोती नहीं है बोलो, समझ में आया क्या? इन लोगों का मोती नहीं है मुंह में, जिनके मुंह में मोती है गिर जाता है ये सर बोलने से। ठीक है, साइन कन्वेंशन भी समझ में आ गया। Let us go for the first derivation, but before that एक छोटा सा क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? अभी तक जो कंसेप्ट पढ़े, दिस इज कमिंग अंडर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब यहाँ पर सब कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। और आप जो 1/v, 1/u, 1/f वगैरह सब करते हो क्या है, दे आर ऑल गॉसियन फॉर्मूला। ठीक है, बिना गॉसियन फॉर्मूला यूज किए भी सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। 1/v, 1/u, 1/f वाला। देयर इज अनदर सिमिलर फॉर्मूला आल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, v/u/f में रिलेशन में। कहने का मतलब है ज्योमेट्रिकली भी सारा चीज सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आता है। हम गॉसियन फॉर्मूला डिराइव करेंगे, 1/v - 1/u = 1/f सब देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं क्या कहेंगे। an object
centimeter kept in front of a converging lens produces an inverted image. इन्वर्टेड इमेज हरदम रियल होता है. इन्वर्टेड रियल इमेज क्यों होता है वो भी देखेंगे. व्हाई इन्वर्टेड इमेजेस आर ऑलवेज रियल, दैट विल सी. फिलहाल इन्वर्टेड इमेज produces an inverted real image of height 8 centimeter at a distance 60 centimeter from object. Find distance of object from lens. बाद में हम लोग रिलेटेड फॉर्मूले भी पढ़ेंगे. v by u is equal to height of the image by height of the object, ऐसे करके कर लेंगे. फिलहाल जो जानकारी है तब हम मैग्निफिकेशन का फंडामेंटल लगा के करेंगे. गॉसियन फॉर्मूला यूज करके कुछ रिलेशन निकालेंगे करेंगे. लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके साथ कोशिश करें तो थोड़ा फंडा क्लियर ज्यादा होता है. क्या दिया है कि कन्वर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग लेंस के सामने आपने क्या रखा, कोई ऑब्जेक्ट जिसका हाइट है 4 सेंटीमीटर. इमेज बना के इसे 8 सेंटीमीटर वाला यहाँ पे बना 8 सेंटीमीटर का इमेज. ये क्या हाइट है, ये 8 सेंटीमीटर का इन्वर्टेड इमेज बना. और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको दिया गया है. कितना दिया गया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है कि ऑब्जेक्ट से 60 सेंटीमीटर दूरी पे बना इमेज. अच्छा तो बताओ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब ये पूछा है आपको. यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस. फंडामेंटली समझो कि हेड से कोई अगर रे निकलेगा, लेंस के थ्रू से जाएगा, किधर से भी जाएगा तो यहाँ पे तो पहुंचेगा. इसलिए तो हेड वहां पर बना है कि नहीं. इसका मतलब कोई रे अगर सीधे ए से जाता है तो पक्का वो हेड पे ही आके पहुंचेगा. ये समझ में आ गया. सपोज हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज x, तो ये बन गया 60 - x. एंड डोंट यू सी these two triangles are looking similar. कौन सा दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की बात करें, ये वाला और ये वाला, they are looking similar. मतलब 4/8 is equal to x by 60 - x. वहां से x हमें मिल गया. समझ में आया. तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में 4/8 is equal to x by 60 माइनस x. यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल गया, सीधे सीधे मिल गया फ्रॉम द फंडामेंटल. क्योंकि यहाँ से निकलता हुआ कोई भी रे लेंस के अंदर के जाने के बाद आके इधर ही पहुंचेगा. तो हम देख चुके हैं पाथ ऑफ द रेज. ठीक है. तो मेरा कहने का मतलब है ज्योमेट्रिकली यू कैन सॉल्व ऑल न्यूमेरिकल्स, लेकिन ज्योमेट्रिकली करने में ऐसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है. बिना दिमाग या कम दिमाग लोगों के लिए कुछ फॉर्मूला बनाया गया है जिसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला. देखो इस चैप्टर में दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं, लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला. रिमेंबर दोनों डिफरेंट है. डिराइव लेंस फॉर्मूला तो ध्यान से लेंस मेकर फॉर्मूला मत कर देना, दोनों अलग अलग है. लेंस फॉर्मूला में u v f में रिलेशन लिया जाता है. लेंस मेकर फॉर्मूला में फोकल लेंथ निकाला जाता है. किसी लेंस का दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो क्या होगा फोकल लेंथ निकालने का तरीका उसमें बताया जाता है. लेंस मेकर फॉर्मूला. आप गए आई डॉक्टर के पास, बोले कि मेरा पावर इतना है, वो चेक कर लिया तो आपको फिट होता हुआ एक फोकल लेंथ का लेंस बनाएगा. तो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर को कितना रखेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला क्या है, सपोज ये क्या निकालना चाहता है, रिलेशन
बिटवीन यू भी एफ। CHSE वाले सतर्क हो जाओ, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 3 मार्क वाला लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क वाला क्वेश्चन है। ये हुआ कोई लेंस। अब मैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस को लेता हूं ऐसे, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और मैं बनाना चाहता हूं लेंस UVF में रिलेशन। सपोज ये है ऑब्जेक्ट, इसका इमेज बनाना चाहता हूँ। इमेज बनाना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा कि कोई रे ऐसे अगर जाएगा तो ये फोकल लेंथ होते हुए निकलेगा, और कोई रे अगर ऐसे जाएगा तो ये सीधा यहाँ पे आके मिलेगा। ये बन गया आपका इमेज। लेंस काफी पतला है, थीन लेंस है, ये एक थीन लेंस है, ठीक है, ऐसा मेटर ऑफ थीन लेंस। मुझे निकालना है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन UVF। बहुत सिंपल है, थोड़ा एक बार ध्यान से देखोगे तो चीजें बन जाएगा। चलिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नामिंग करते हैं O1 O2, ये सेंटर है तो C, और ये इमेज है, इसका नेमिंग करते हैं I1 I2। ये लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो जहां पे कट करेगा वो F है। बस कहानी खत्म। और यहां पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को A नाम दे दो। तो UVF का रिलेशन निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले ये जो ट्रेंगल है छोटा सा ACF वाला ट्रेंगल और FI1 I2 ये ट्रेंगल, इन दोनों को सिमिलरिटी मिलेंगे, कुछ रिलेशन निकालेंगे। और O1 O2C एंड ये CI1 I2 को ले लेंगे, वहां से भी सिमिलरिटी से कुछ रिलेशन निकाल लेंगे, कंपैरिजन से हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास फिगर रेडी है। वी क्लियरली सी, कुछ नहीं लिखना है, सीधा रे ड्रॉ करना है। ये रे डायग्राम प्रॉपर्ली कर लेना। कर लेने के बाद आप पहले देखो कि ये जो आपका O1 O2C एंड I1 I2C ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन? ये वाला और ये वाला। ओहो, कहां से निकल गया ये? अच्छा, इधर से निकल गया। तो आप कहोगे O1 O2C एंड ट्रायंगल एंड I1 I2C ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, ठीक है। तो आप कहोगे कि क्या रिलेशन कहेंगे, O1 O2 ये हाइट बाय I1 I2 इज इक्वल टू CO बाय CI1, CO बाय CI1। हाँ ठीक है, कॉल इट इक्वेशन 1। ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, तो पता चला ये रिलेशन हमारे सामने आके खड़ा हो गया। ठीक है, अगेन नोटिस दैट ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों भी तो सिमिलर है। These two triangles are also similar। तो आप कहोगे अगेन ACF ट्रायंगल एंड I1 I2F FI1 I2 ट्रायंगल आर ऑल्सो सिमिलर। देखो कितना कम लिखना पड़ता है, कुछ लोगों को लगता है बहुत ज्यादा लिखो तो मार्क मिलेगा। नो, राइट टू द पॉइंट। इवन कोई 5 मार्क्स का डेरिवेशन है तो इट शुड बी हार्डली समथिंग लाइक 5 to 7 लाइन्स और 10 लाइन्स के अंदर। कॉपी भर भर के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेट अस कंसीडर दिस दैट, वो कोई नहीं देखता है। ठीक है, ACF ट्रायंगल एंड FI1 F2 ट्रायंगल आर सिमिलर। तो फिर आप क्या कहोगे, AC बाई I1 प्लस I2, I1 I2
इक्वल टू CF प्लस FI1, CF बाय FI1, गलती से प्लस बोल दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं अपनी नॉन टर्म में लिखना चाहता हूँ। CF तो CF है, समझ में आता है। FI1 क्या है? इट इज इनफैक्ट CI1, क्योंकि सब चीज C से मेजर करते हैं, माइनस CF, कोई तकलीफ नहीं। Interestingly, you see O1 O2 is same as AC. O1 O2 is same as AC, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। This length is equal to this length. Call it equation number 2. तो क्या मिला? O1 by O2 is equal to AC. तो O1 by O2 is equal to this. O1 O2 by I1 I2 is this. O1 O2 by I1 I2 is this. है ना? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिला? O1 O2 by I1 I2 is equal to O1 O2 by I1 I2 is equal to क्या था? CO by CI1, CO by CI1, और 2 से AC by I1 I2, AC क्या है? AC is O1 O2, that is equal to CF by CI1 minus CF, CF by CI1 minus CF। कैसे? Because O1 O2 was equal to AC। आगे बढ़े। ये ट्रायंगल में यहाँ पर CO1 क्या है? CO1 is distance of the object. We know this distance is taken positive, this height is taken positive, ये पॉजिटिव है। CO1 क्या है? माइनस U। Here CO1 is माइनस U, ठीक है। CI1 क्या है? CI1 क्या लेंगे? प्लस भी लेंगे कि माइनस भी लेंगे? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो लेंगे प्लस बी। यस, इट इज प्लस बी। और CF क्या लेंगे? फोकल लेंथ है, इन दिस डायरेक्शन है, तो आप कहेंगे CF इज प्लस F, ठीक है। पुटिंग क्या पुट करते हुए? CO1 is equal to minus U, CF is equal to plus F, and CI1 is equal to V। क्या मिला? CO के जगह ये CO क्या है? CO1 था, नहीं, CO1 था, CO1 था ये, सॉरी, मैं CO1 ये लिखना चाहिए था, CO लिखा हूं, CO1 था। तो CO1 को लिखेंगे माइनस U, CI1 को लिखेंगे V इज इक्वल टू CF को लिखेंगे F, CI1 को लिखेंगे V माइनस F। आगे कहानी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर इसको ले आइए, मिलेगा माइनस UV प्लस UF इज इक्वल टू VF, और VF माइनस UF इज इक्वल टू UV। देख लो, कोई दिमाग लगाने वाली चीज तो है नहीं, मैं खाली अरेंज किया हूं चीजों, और देखने के साथ साथ लिखोगे तो हो सकता है मिस हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देख लेना, बाद में इसको फिर से लिख लेना, मर्जी आपका है। अगर मैं दोनों तरफ UVF डिवाइड करता हूं, VF बाई UVF माइनस UF बाई UVF कर सकता हूं, यस, UV बाई UVF। अगर मैं ऐसे डिवाइड किया तो क्या मिला? VF बाई UVF इज कमिंग आउट टू बी, और कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? ये CI1 माइनस CF था,
लिखने में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? CI1 सी, यहाँ पर लिखने में तो कोई गड़बड़ नहीं कर दिया? हाँ, माइनस साइन की गड़बड़ हो रहा है। CI1 माइनस CF इक्वल टू FI। हाँ ठीक है। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। माइनस साइन लिखने में कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? देखो तो C1 इसको मल्टीप्लाई किया माइनस UV प्लस UF, हाँ, और प्लस UF को इधर ले लिया, VF माइनस UF। यहाँ पर गड़बड़ किया है। देखो ये माइनस UV को मैं इधर ले लिया और इसको इधर ले आया, VF को इधर ले आया, UF को इधर ले लिया, तो हो गया माइनस UF। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हुआ है यहाँ पे माइनस साइन में। UV को इधर ले लो, VF को इधर ले लो, तो UF माइनस VF को इधर लाया, VF UV को इधर लिया तो प्लस। हाँ ठीक है, अब करेक्ट है, गड़बड़ था तो ये हो गया UF, ये हो गया VF। UF by UVF is 1 by V minus VF by UVF is 1 by U is equal to 1 by F. This is what is called Gaussian formula or Lenz formula. The relation between UVF is this: 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. तो ये हो गया लेंस फॉर्मूला, ठीक है। मतलब आपको UVF दिया रहेगा तो आप कर सकते हो। तो F जो है वो पॉजिटिव लेना है फॉर कन्वर्जिंग लेंस और नेगेटिव लेना है फॉर डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन फॉर ए प्लानो कन्वेक्स लेंस, प्लानो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ से 40 सेंटीमीटर, find position of image if object is kept at 120 centimeter from the lens। क्या क्या डाटा दिया है? पोजिशन ऑफ इमेज पता करना है। पहले दिया है कि प्लानो कन्वेक्स, तुरंत आपके दिमाग में आया प्लानो कन्वेक्स ऐसा दिखता है, तो ये कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा? दो तरीका है, दोनों सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कन्वर्जिंग है। और प्लानो कन्वेक्स सफिक्स में क्या है? कन्वेक्स, तो हम कहेंगे कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग हो गया। सफिक्स विल डिसाइड। ये प्लानो कन्वेक्स है, प्लानो कन्वेक्स है, तो पहले समझ में आया कि ये कन्वर्जिंग है। अच्छा, कन्वर्जिंग है मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, कितना? 40 सेंटीमीटर। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है, ये ऑलवेज नेगेटिव है। तो डिस्टेंस ऑफ द फॉर एनी रियल ऑब्जेक्ट इट इज नेगेटिव। U इज 120 सेंटीमीटर, नेगेटिव है। पूछा है भी, कितना सिंपल है, 1 by V माइनस 1 by U इज इक्वल टू 1 by F। वैल्यू डालें और हम कहेंगे कि 1 by V इज इक्वल टू 1 by F प्लस 1 by U। वैल्यू डालो, इट इज कमिंग 1 by 40 प्लस 1 by माइनस 120। माइनस 120 लिखने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे माइनस ले लूँ, 1 by 120 लिखूँ। इट इज 3 by 120 एंड 1 by 120 गया तो 2 by 120 इज कमिंग आउट टू बी 1 by 60।
तो भी क्या हो गया 60 सेंटीमीटर। किधर को होगा टू द अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब रेज आर रियली कन्वर्जिंग। ए रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो क्या कहेंगे, रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सचमुच ये कन्वर्ज हो रहा है तो हम कहेंगे रियल इमेज। अगर प्लानो कनकेव लिखते और सारा चीज निकालने की कोशिश करते, क्या अंतर आता, एफ के जगह -40 लिखते। प्लानो कनकेव सफिक्स में कनकेव है तो डाइवर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग लेंस के लिए एफ को हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, for a convexo concave lens of focal length 20 centimeter, find it what distance the image forms if the object is kept at a distance 40 centimeter from lens। अब सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि ये लेंस क्या है, कन्वेक्सो कनकेव। सफिक्स में क्या है, सफिक्स में है कन्वेक्स, कनकेवो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव मतलब ये डाइवर्जिंग है। मतलब फोकल लेंथ को क्या लेना है, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, यू दिया गया है कितना, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमें भी निकालना है, तो 1/v = 1/u प्लस 1/f। वैल्यू डाला जाए, 1/u हो गया -1/40 -1/20, so it is 2/20, 2/40, 3/40 -3/40, मतलब भी हो गया -40/3। -40/3 मतलब ऑब्जेक्ट साइड में कि दूसरे साइड में लेंस का, ऑब्जेक्ट वाला साइड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाला साइड में सारा लेंस नेगेटिव होता है। मतलब ये जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज बनेगा कितने दूर पे, 40/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्योंकि ऑब्जेक्ट साइड में कोई भी चीज रहेगा तो उसका लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये -40/3 आया तो ये ऑब्जेक्ट वाली साइड में आया। ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वो भी तो पूछ सकते हैं। क्या बातें समझ में आ रहा है, कब वर्चुअल हो रहा है कब रियल हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये था, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन के बीच में हम रिलेशन देख चुके इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, ठीक है। नाउ लेट अस सी lateral magnification। ठीक है, लेटरल मैग्निफिकेशन बताने से पहले एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा जो आपको शायद मदद कर लेगा, थोड़ा सा आप मिटा सकते हो। ये जो हमारा रिलेशन आया
1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ रहा है। क्या है बता? सपोज हमारा ये लेंस है और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बना यहाँ पे। मतलब यहाँ से कोई भी रे आएगा तो इधर से जाएगा, कोई भी रे आएगा तो इधर से जाएगा, ये हमें मालूम है। एंड ऑल्सो वी नो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ तो रे जैसे आएंगे और वो यहाँ पे बनेंगे। मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ये इमेज हुआ, ये अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ये इमेज हुआ। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऐसा इमेज बनेगा, ऐसा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऐसा इमेज बनेगा। कहने का मतलब है ये u होने से अगर ये v होता है, ये अगर u होगा तो ये भी होगा। u एंड v आर इंटरचेंजेबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, सारे बोर्ड का आता है। क्या कैसे आता है? लेट अस। तो इससे पता चलता है बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, position of object and image are interchangeable। ठीक है। क्वेश्चन कैसा है? When an object was kept at a distance (30 centimeter) from a lens, कौन सा लेंस मालूम नहीं है, the image forms the real image. The real image forms at a distance 40 centimeter from lens। ठीक है। If object is kept at a distance 40 centimeter from lens, what will be distance of image? बोला कि कोई एक लेंस था, क्या लेंस था मालूम नहीं है, हम 30 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को तो 40 सेंटीमीटर पे बना इमेज। अगर ऑब्जेक्ट को हम 40 सेंटीमीटर पे रखते उसी लेंस में तो इमेज कहां बनेगा? इंटरचेंजेबल, ये बनेगा 30 सेंटीमीटर पे। क्या बात समझ में आया? u एंड v आर इंटरचेंजेबल। इसको 30 में रखने से 40 में बनता है, इसको अगर 40 में रखेंगे वो 30 में बनेगा। क्या बात समझ में आया? ये आपको याद रखना है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। तो आंसर क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। पूछेंगे दी ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द लेंस बाय 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी न्यू पोजीशन ऑफ इमेज? अब 30 में था, 10 सेंटीमीटर आगे कर दिए तो 40 में आ गया, अब इमेज कहाँ होगा? 30 में होगा। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द इमेज? ये 40 में था, 30 में आया तो 10 सेंटीमीटर ये भी मूव किया। देखो ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इमेज उधर को जा रहा है। बात समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैं CHC वालों का दिखाऊं, काफी 3-4 साल पहले, 5 साल पहले। क्यों कृष्णा, समझ में आ गया? देखो जब कोई चीज समझ में आता है कैसे मुस्कान निकल के आता है। बात कर रहे थे लेटरल मैग्निफिकेशन।
क्या है, डेफिनेशन पूछेंगे। इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया m का वैल्यू। लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक लेंस है और यहाँ पर ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये बन गया उसका इमेज, तो आपको होगे ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ द इमेज है। नाम कर देते हैं O1 O2, ऑक्सीजन मिल गया। अच्छा, ये I1 I2 ये हाइट ऑफ द इमेज है और हमें बढ़िया से मालूम है कि द रे पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विल कनेक्ट द हेड्स, और ये पॉइंट C है। डेरिवेशन लगे हाथ देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है सिमिलर है। मतलब आप कहोगे O1 O2 बाई I1 I2 इज इक्वल टू CO1 बाई CI1। O1 O2 क्या है? O1 O2 है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO, बाई I1 I2 क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। लेकिन उल्टा है, वी टेक दिस एज पॉजिटिव, यू नो दिस हाइट इज पॉजिटिव, तो दिस इज माइनस HI that is equal to CO1 minus U CI1 V। तो यहां से पता ये चला कि HI ये माइनस माइनस कट गया, HI बाई HO क्या है वो M, कितना है वो HI बाई HO करो तो इट इज सेम एज V बाई U। तो पता चला द लेटरल मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय V by U, जो कि बेसिकली डिफाइंड है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना सिंपल है, हर कोई कर सकता है तुरंत। सो द लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब ये कितना मैग्नीफाइड है, इमेज कितना बड़ा है, 2 गुना साइज का है, तो लेटरल मैग्निफिकेशन इज 2 है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन इज 2। हाँ, तो ये आया m इक्वल टू V बाई U। इसके बारे में और 1-2 पॉइंट देख लें। अभी तक हम देख चुके हैं कि जो लेटरल मैग्निफिकेशन है वो है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज V बाई U। लेकिन थोड़ा अगर आप प्यार से देखो तो आपको मालूम है कि 1 बाई V इज इक्वल टू 1 बाई F प्लस 1 बाई U। इससे पता चलता है कि V इज इक्वल टू UF बाय UF बाय U प्लस F। तो V बाई U क्या हो गया? इट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी F बाय U प्लस F। ये एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया। यू कैन फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन फ्रॉम द नॉलेज ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फोकल लेंथ। पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फोकल लेंथ, यहां से आपको ये भी मिल गया। जैसे सारे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको भी पूछा गया था, U दिया गया था, फोकल लेंथ दिया गया था, आपको पूछ सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन क्या है, तो U दिया था, F दिया था, आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते थे, है ना। अब M नेगेटिव है, क्या मतलब है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब HI नेगेटिव है। M अगर नेगेटिव आया तो आप कहोगे HI नेगेटिव है, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव है। HI नेगेटिव है मतलब इमेज इज इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, U हरदम नेगेटिव है,
v बाई यू नेगेटिव है, मतलब u नेगेटिव है, v बाई यू नेगेटिव है, मतलब v पॉजिटिव है। v पॉजिटिव है मतलब रियल। कहने का मतलब है ए रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ए रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये कभी इरेक्ट नहीं हो सकता। And on the other hand, we will see a virtual image is always erect. सोचो वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड होता, आप मिरर में देखते तो क्या दिखता? सर नीचे पांव ऊपर, जो भी चीज आप देख पा रहे हो वो वर्चुअल है नहीं? और जो रियल है उसको आप देख नहीं सकते। तो ऐसा है दुनिया का रिवाज हुई है, झूठा चीज दिखाई देता है, सच्चा चीज कैनॉट बी सीन। एम अगर पॉजिटिव हुआ मतलब HO तो हरदम पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, मतलब ये इरेक्ट इमेज है। U तो नेगेटिव है, M पॉजिटिव है मतलब V भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होगा तो M पॉजिटिव होगा। V नेगेटिव मतलब द इमेज इज ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको हो गए वर्चुअल इमेज। तो ध्यान रहे कि ऑल वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, ऑल रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेंगे। Where an object must be kept so that a real erect image will be formed, चॉइस दिया रहेगा, नीचे लिखा नॉट पॉसिबल, रियल होगा तो इरेक्ट हो ही नहीं सकता। समझ में आया? ये रियल इमेज कैन नॉट बी इरेक्ट, ए वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी इन्वर्टेड। जिनको मालूम नहीं होगा वो कैलकुलेट करते रह जाएंगे, फंस जाएंगे। तो एम कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, समझ में आया? रियल इमेज मतलब नेगेटिव, वर्चुअल इमेज मतलब पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका लेटरल मैग्निफिकेशन, मोस्टली डेरिवेशंस आएंगे। अब आता है दो सब छोटे छोटे चीज, आता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। कॉल इट M0। छोटा सा चीज है, ध्यान से सुन लो। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखो, आज केमिस्ट्री कुछ नहीं हुआ तो माइंड पूरा रिलैक्स्ड होगा। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं? अब लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मतलब क्या है? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड, लेकिन बता देता हूँ, कुछ अच्छे बच्चे हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये कोई एक लेंस है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा तो इमेज आपको मालूम है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है, सोया हुआ है, सोया हुआ ऑब्जेक्ट, तो उसका भी तो कुछ इमेज बनेगा। इफ यू सी हियर इज एन ऑब्जेक्ट, हियर विल बी द इमेज, इधर कहीं वो भी इमेज बनेगा ऐसे। वी आर कंसिडरिंग ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो ये अगर लेटा हुआ है तो इसका लेंथ और इसका लेंथ, ये लेंथ को लेंथ ऑफ द इमेज कहेंगे, ये लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कहेंगे। रेशियो क्या है ऐसे पूछा, ठीक है? ठीक है, तो हम कहेंगे कि सपोज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज LO, लेंथ ऑफ द इमेज इज LI, so there is a small change in position of the two ends of the object, call it DU। समझ में आया? DU हो गया लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हो गया DV लेंथ ऑफ द इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां पर आता तो इमेज भी यहां से यहां पर आता, DV है ना? ठीक है। अभी हमें पता ये करना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ LI टू LO, ये रेशियो हमें पता करना है, ठीक है? समझने के लिए हम कहेंगे अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है या फिर यहां पे है, ये डिस्टेंस को DU कहेंगे। When object is at a distance U1 from here,
इमेज कहाँ पे होगा? इमेज होगा कुछ यहाँ पे। ऑब्जेक्ट नहीं तो ये और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इमेज कुछ यहाँ पे होगा, ऐसा। चलो मानते हैं कि ये U1 था तो ये V1 था, ये U2 हुआ तो ये V2 हुआ, ऐसे करके। उल्टा कर दिया क्या? ठीक है। तो when this is moving over a distance, क्यों इतना आपको परेशान करूं? मैं सीधा सीधा लिख देता हूं। When it is moving by a distance du, this is moving by a distance dv। चलो आपका कहानी खत्म, क्योंकि डेरिवेशन आपको कोई नहीं पूछेगा। लेट अस राइट। हम जानते हैं कि 1/v, हाँ क्या है? व्हाट इज दिस लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन m0? इट इज लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। अगर दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आएगा माइनस dv बाई v स्क्वायर प्लस du बाई u स्क्वायर इज इक्वल टू f इज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव विल बी 0। तो क्या मिला? dv बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू du बाई u स्क्वायर। ठीक है, dv क्या है? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। du क्या है? लेंथ ऑफ द इमेज। समझ में आया? तो इट इज कमिंग आउट टू बी dv बाई du क्या आया? v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। v बाई u क्या था? व्हाट वाज v बाई u? v बाई u वाज m, so it is coming out to be m square, the longitudinal magnification for small objects। ये किसके लिए निकाले? ये काफी छोटा था, for small objects। is coming out to be m0 is equal to m square। क्या बात समझ में आया? यस। अभी अगर हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, आप कहोगे du बाई dt, और आपको मालूम है कि dv बाई du इज इक्वल टू m स्क्वायर और dv इज इक्वल टू m स्क्वायर du और dv बाई dt इज इक्वल टू m स्क्वायर du बाई dt। तो अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी दिया है, इमेज वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। If object velocity is given, you can find out the image velocity। तो velocity of object or velocity of image is m square times velocity of object। कोई कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट वहां से 80 सेंटीमीटर दूरी पे है और 2 मीटर पर सेकंड में जा रहा है। बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट अगर 80 सेंटीमीटर दूरी पे है, मतलब u दिया गया है, फोकल लेंथ दिया गया है, m आप निकाल सकते हो, f बाई यू माइनस। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे m का फॉर्मूला क्या था? m का फॉर्मूला ये f बाई यू प्लस f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया, फोकल लेंथ दिया, m निकल गया। फिर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है,
ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर दिया है तो इमेज का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं m स्क्वायर इंटू दिस। क्या बात समझ में आया? इट इज सच ए सिंपल वन। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ u and f you can find out the velocity of image depending upon the velocity of object। तो सेवा यहाँ पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।